नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं है, विषय हमारा सामान्य विज्ञान है और हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन, हवा, पानी और जमीन। हमने जिसके हवा और पानी इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा 2 वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम जमीन के बारे में विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जमीन और मिट्टी। आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जमीन और मिट्टी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं। जमीन में मिट्टी पैदा होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोनों में अंतर होता है। तो आइए देखते हैं कि जमीन का निर्माण कैसे होता है और जमीन का उपयोग हम लोग आप पूरी पृथ्वी पर देखिए, जमीन बहुत सारे प्रकार में पाई जाती है। कहीं पठारी भाग दिखेगा, कहीं समतल भाग दिखेगा, दलदली भाग दिखता है। तो जमीन के आपको बहुत सारे प्रकार दिखाई देते हैं और उस जमीन का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जमीन का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जमीन का निर्माण मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा चट्टानों द्वारा होता है। तो जो जमीन है हमारी वो मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण होता है। उसके अंदर जब भी हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो यह सारी चीज़ें हमें इसमें से निकलती है, प्राप्त होती है। अब आते हैं, जमीन प्राय सभी सजीवों को आश्रय देती है। जितने भी सजीव हैं वह सारे सजीव इसी जमीन पर रहते हैं। उन्हें क्या करती है? आश्रय, रहने का स्थान देती है। कुछ थलचर होते हैं, अर्थात कुछ जो प्राणी होते हैं वो जमीन पर रहते हैं और कुछ प्राणी क्या होता है, जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। जैसे चूहे हो गए, सांप हो गए, ये सब बिल बनाकर रहते हैं। आइए यहाँ पर आगे, मानव भी जमीन पर अपने निवास तथा सड़कें बनाता है और जो मानव है वह भी कहाँ रहता है? जमीन पर ही रहता है और अपने यातायात साधन के लिए वहाँ पर सड़कें बनाता है और अपने भोजन की प्राप्ति के लिए खेती भी करता है। जमीन पर पाए जाने वाले वनस्पतियों, जंगली वृक्षों तथा कुछ प्राणियों का भी हम उपयोग करते हैं। अर्थात ये जो सब है, वनस्पतियाँ हैं, जंगली वृक्ष है और फलों के पेड़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उनका उपयोग हम क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में या अन्य कार्यों के लिए करते हैं। जमीन से हमें खनिज पदार्थ, सबसे पहले खनिज का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। खनिज अर्थात जमीन के अंदर खोदने पर जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। अब उसमें खनिज पदार्थ है, फिर खनिज तेल भी हमें मिलता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें खनिज पदार्थ में तांबा, सोना खोद कर ही हम निकालते हैं। कोयला हो गया तो ये पदार्थ के रूप में आते हैं। खनिज तेल में अपना आ गया पेट्रोल, डीजल, ये सब का, और भूगर्भीय गैसें भी मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं जमीन से हमें खनिज पदार्थ, खनिज तेल तथा भूगर्भीय गैसें मिलती हैं। तो अब इसी पॉइंट से आप देख लीजिए कि जमीन कितनी महत्वपूर्ण है और जमीन में ही सब कुछ होता है और उसी का उपयोग करके हम क्या करते हैं? इतनी बड़ी जो जनसंख्या है और वह कहाँ रहती है? इसी जमीन पर रहती है। उद्योग धंधों का निर्माण होता है, सड़कें निर्माण करते हैं और सभी लोग इसी पर रहकर अपने जीवन यापन करते हैं। तो अब हमें आते हैं जमीन की कुछ हम अपने घर में भी करके देख सकते हैं कि जमीन की कितनी परतें हैं, कैसी हैं। तो बच्चों, जैसे अगर आपके घर में ये प्लास्टिक का बड़ा वाला बॉटल है तो उसको काट लीजिए और उसमें खरपतवार, मिट्टी, बालू, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर सब डाल दीजिए और उसको डालने के बाद उसे घोल मिला दीजिए और उसको एक दिन पूरा रख दीजिए। रखने के बाद अगर आप दूसरे दिन सुबह देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे क्या है? बड़ा पत्थर रहेगा, फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर आ जाएगा, फिर बालू दिखाई देगा, फिर मिट्टी और उसके बाद सबसे ऊपरी सतह पर खरपतवार दिखाई देगा। तो ये क्या होती है? जमीन के अंदर की जो है क्या है, इसी बोतल के द्वारा हम उसकी परतों का निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर क्या आ जाएगी? खरपतवार, फिर उसके बाद मिट्टी, फिर उसके बाद क्या आएगा? बालू, फिर उसके बाद छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर। आप जैसे देखते हो कि बहुत जगह खुदाई होती रहती है, सड़कों की खुदाई होती रहती है। जब खुदाई होती है तो आप देखते हो कि अगर कहीं हो रही है तो आप थोड़ा समय रुक कर उसका निरीक्षण कर लीजिए कि सबसे पहले क्या आता है? मिट्टी निकलती है, फिर उसके बाद उसके अंदर से वो ऊपर सबसे पहले खरपतवार को हटा के हम मिट्टी निकालते हैं, फिर मिट्टी के बाद छोटे पत्थर, बालू, फिर सबसे नीचे आप देखेंगे कि जब निकाला जाता है ज़्यादा गड्ढा नीचे हो जाता है तो बड़े बड़े पत्थर दिखाते हैं। तो हमें इस बोतल के मिश्रण के द्वारा ही हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे ज़मीन के अंदर भी परतें ऐसी ही पाई जाती हैं। तो बच्चों, अब आइए हम मिट्टी की परत, अब आते हैं, ये तो हम एक बोतल के द्वारा हमने उसका निरीक्षण किया। अब आते हैं मिट्टी की एक्चुअल में परतें क्या क्या होती हैं वो देखेंगे। मिट्टी की परत में ऊपरी जो पृष्ठभाग से नीचे जाने पर क्रमशः में मिट्टी की अलग अलग परतें मिलती हैं। सबसे पहले उसमें रहती है ह्यूमस मिट्टी,
जो उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानी जाती है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे सभी क्या होते हैं, अपना विकास करते हैं। अब आते हैं उसके बाद मृदा, जो सामान्य मिट्टी होती है। फिर उसके बाद आता है अपरिपक्व मृदा, अर्थात जो अनुपजाऊ मिट्टी होती है कि इसके अंदर पेड़ पौधे के बीज अगर हम डालते हैं तो ये जल्दी इनका वृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें मिट्टी की मात्रा जो क्या होती है, बहुत कम होती है। फिर मिट्टी की परत तथा छोटी चट्टानें आती हैं, फिर मूल चट्टानें आती हैं, अर्थात बड़ी चट्टान सबसे नीचे रहती है। तो ये क्या होता है, मिट्टी की परत आप जब भी नीचे खोदोगे तो ऐसी परतें हमें वहाँ पर क्या होगी, मिलेगी। हम चित्र के माध्यम से अब इसका निरीक्षण करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर हम देखते हैं चित्र के निरीक्षण के द्वारा। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे ऊपर कौन सी है बेटा, ह्यूमस मृदा है, जहाँ पे देखिए आपको ये पेड़ की पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं और इसकी जड़ें नीचे तक गई हैं। तो अर्थात यहाँ पर ये उपजाऊ मिट्टी है, यहीं पर सारे पेड़ पौधे का क्या होता है, विकास होता है। अब आते हैं उसके बाद मृदा। पहले तो हम ह्यूमस मृदा की पहले एक तरह से पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी पढ़ते। पहले ह्यूमस मृदा सबसे ऊपर, फिर नीचे है मृदा, फिर अब परिपक्व मृदा आती है और उसके बाद आ रहा है मिट्टी की परत तथा छोटी चट्टानें, फिर आती है मूल चट्टान। तो हम सबसे पहले अब जानते हैं एक एक के बारे में। ह्यूमस मृदा को उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। तो ये ह्यूमस मृदा होती क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो वनस्पतियों प्राणियों के नष्ट अर्थात मृत अवशेषों का उनके अपघटन अर्थात सड़ने के बाद ह्यूमस में रूपांतरण हो जाता है। किस में रूपांतरण हो जाता है, अर्थात बदल जाते हैं ह्यूमस मिट्टी में। इसी मिट्टी की परत को हम क्या कहते हैं, परिपक्व के मिट्टी की क्या होती है, ऊपर होती है, और इस सड़ने के बाद जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस मृदा कहते हैं। और अब आते हैं उसके बाद मृदा। मृदा क्या है, यहाँ पर आपको जो काली मिट्टी की तरह दिखाई दे रहा है काला डायग्राम, ये मृदा है। यहाँ पर देखिए मिट्टी, बालू, छोटे छोटे कंकड़ तथा कृमि कीटकों अर्थात केचुआ वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे कीटक होते हैं, उसके द्वारा युक्त होती है। मिट्टी की इस परत को ही हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा। अब उसके मृदा के नीचे ठीक है अपरिपक्व मृदा, जिसे अनुपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। इसमें मिट्टी तथा मूल चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। इसमें मिट्टी का भी भाग होता है और मूल चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब उसके बाद आते हैं मिट्टी की परत तथा छोटी चट्टानें। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी चट्टान रहती है। जो मिट्टी की मात्रा होती है धीरे धीरे क्या हो रही है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं मिट्टी की मात्रा क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब इसके बाद आता है मूल चट्टान। मूल चट्टान में आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे। यहाँ पे मिट्टी की मात्रा क्या हो जाती है, न के मात्र हो जाती। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख लिए कि सबसे ऊपर क्या है, ह्यूमस मृदा, फिर क्या है, मृदा, फिर तीसरा है अपरिपक्व मृदा, फिर आता है मिट्टी की परत तथा छोटी चट्टानें, फिर लास्ट में मूल चट्टानें। ये जमीन की परतें होते हैं। जब आप जमीन के नीचे खुदाई करोगे तो ऐसे ही परतें आपको क्या होगी, मिलती है, प्राप्त होती है। तो बच्चों जैसे हमने चित्र के माध्यम से देखा, तो उसी प्रकार देखिए ह्यूमस मृदा अर्थात मिट्टी, अर्थात मृदा का मतलब क्या है, मिट्टी। यहाँ पे तो वनस्पतियों प्राणियों के नष्ट अर्थात मृत अवशेषों का उनके अपघटन अर्थात सड़ने के बाद ह्यूमस में रूपांतरण हो जाता है अर्थात बदल जाता है। और इस मिट्टी की परत क्या होती है, परिपक्व मिट्टी के ऊपर होती है। जो परिपक्व मिट्टी होती है उसके क्या होती है, ऊपर होती है। अब आते हैं उसके बाद मृदा के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। मिट्टी, बालू, छोटे छोटे कंकड़ तथा कृमि कीटकों से युक्त होती है। मिट्टी की इस परत को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मिट्टी की इसी परत को हम मृदा कहते हैं। अब आते हैं अपरिपक्व मृदा। इसमें देखिए, इसमें मिट्टी तथा मूल चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। मिट्टी और मूल चट्टानें के टुकड़े पाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था छोटी चट्टानें और बड़ी, तो उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं। लास्ट में मूल चट्टान में अपने बड़े पत्थर हमें दिखाई देते। तो ये हम आकृति के द्वारा समझ लिए। अब आते हैं मृदा तैयार कैसे होती है। मृदा तैयार होने की प्रक्रिया यह बहुत धीमी गति से होती है। हम ये सोचेंगे कि आज मृदा इतना साइंटिस्ट विकसित होने के बाद भी विज्ञान हमारा इतना विकसित हो चुका है, फिर भी ये जो हम मिट्टी को सोचे कि तुरंत पैदा कर ले, तो ऐसा नहीं है। बहुत अत्यंत मंद गति से होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह मानव निर्मित प्रक्रिया नहीं है, प्राकृतिक प्रक्रिया, इसमें समय लगता है। मूल चट्टानों के अपरदन अर्थात कटकर, घिसकर और इनका क्या होता है, इनकी क्षति पहुँचती है और वो क्या होती है, टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर मिट्टी के रूप में बदल जाती है।
से अजैविक घटकों, अजैविक घटक मिट्टी में बदल जाती है। अर्थात मिट्टी क्या है, अजैविक घटक है। हवा, पानी, मिट्टी ये सब अजैविक घटकों में आते हैं, अर्थात जिसमें जीव नहीं होते। अजैविक घटकों का निर्माण होता है। अर्थात एक बार फिर से, मूल चट्टानों के अपरदन से अजैविक घटकों, अजैविक घटकों यहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है। अब आइए उमस, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है उमस, मतलब गर्मी, पवन तथा वर्षा निर्मित होने वाली उष्मा, ठंड तथा पानी के कारण मूल चट्टान, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उसकी क्या होते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। इसे अपरदन के रूप में हम जोड़ सकते हैं। इससे कंकड़, बालू और मिट्टी तैयार होती है। अर्थात अपरदन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, उमस, पवन जो हवा बहती है, वर्षा होने के कारण जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, और उसमें पानी रिसता है, उसके कारण भी टूट जाती है। तो उसमें उष्मा, ठंड तथा पानी के कारण मूल चट्टानों के टुकड़े होते हैं। इससे टुकड़े होने के बाद उनका निर्माण क्या किसमें होता है, कंकड़, बालू और मिट्टी में तैयार होती है। अब आते हैं उसके नीचे के पॉइंट में। इन घटकों में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे जीव, कृमि होते हैं, जो केचुआ वगैरह की तरह मुलायम जो होते हैं उसे कृमि कहते हैं। कीटक, छोटे छोटे कीटक होते हैं, चूहे, घूस जैसे कुतरने वाले प्राणी। अब देखिए अपरदन में कुतरने वाले प्राणी भी क्या होते हैं, बहुत सहायक होते हैं। तथा जमीन पर स्थित पौधे की जड़ें भी अपरदन में सहायता करती है। जमीन पर स्थित पौधे की जो जड़ें होती है वो भी रिसकर, कटने और वो सब करने में क्या होती है, सहायता करती हैं। अब आते हैं परिपक्व मिट्टी। जो हम मिट्टी देखते हैं वह मिट्टी आप देखेंगे कभी भी तो मिट्टी की 2 स्केल से आप समझ लीजिए कि 2.5 सेंटीमीटर कितना है, उतनी मोटाई की जो परत होती है उसको बनने में लगभग 1000 वर्ष लगते हैं। 1-2 दिन में, 10 साल में, 20 साल में, 100 साल में नहीं, 1000 वर्ष में वह मिट्टी की परत 2.5 सेंटीमीटर बनती। तो सोचिए मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है। सारी चीज़ों का उत्पादन हम जो खाने के लिए करते हैं वो मिट्टी में ही करते हैं। तो इसीलिए हमें मिट्टी का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। अब आ जाइए, अब मिट्टी को नुकसान कौन कौन सी चीज़ों से पड़ रहा है, बाढ़, तूफानी हवा और मनुष्य के खनन कार्यों जैसी कृतियों के कारण मृदा अल्प समय में ही नष्ट होने लगती है। इसीलिए मृदा का संरक्षण करना और भूमि का क्षरण रोकना आवश्यक है। अब ये देखिए बाढ़ आई तो अगर वहाँ पर बाढ़ आने पर क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, अर्थात नदी में बह जाती है, समुद्र में चली जाती है। तूफान आया तो तूफान आने पर हवा के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और वहाँ पे जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। और मनुष्य के खनन कार्य, मनुष्य क्या कर रहा है, खनन कार्य कर रहा है, अर्थात खोदने वाला कार्य कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी मिट्टी क्या हो रही है, अब 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी ऊपर की परत में रहती है और उसे बनने में 1000 वर्ष लगता है। तो जिसके निर्माण हम तुरंत काम तो अपना अनियंत्रित जनसंख्या के कारण हम बहुत सारे खनन कार्य कर रहे हैं, कोयला का लेने के लिए और हीरा का खनन करने के लिए हम करते हैं। तो ऐसी जैसी कृतियों के कारण मृदा क्या हो रही है, अल्प समय में ही नष्ट हो जा रही है, वह बह जाती है, नदी नालों और समुद्र में चली जाती है। इसलिए मृदा का संरक्षण से सुरक्षा करना और भूमि क्षरण को रोकना आवश्यक है, अर्थात भूमि का जो कटाव हो रहा है उसे रोकना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है भूमि की वनस्पतियों के आच्छादन अर्थात बढ़ाना। मतलब हमें हर जगह जहाँ आपको ज़मीन मिल जाए या कहीं जगह है तो वहाँ पर वनस्पतियों को आप लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए और उसको बढ़ाइए। आजकल हम क्या कर रहे हैं, हर जगह पेड़ पौधे काट रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, मिट्टी की पकड़ क्या हो रही है, ढीली हो जा रही है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं नहीं। इसलिए बारिश, वर्षा, हवा आने के कारण क्या हो रहा है कि वह बह जाती हैं पानी में। यहाँ पे देखिए घास, वृक्ष और झाड़ियाँ लगाने से भूमि का क्षरण कम होता है, अर्थात इनके लगाने से जो भूमि है उसका कटाव क्या होता है, भूमि का कटाव अर्थात मिट्टी का कटाव कम होता है और वह बहती नहीं है। क्योंकि घास है वह उनकी जड़ों में क्या होती है, मिट्टी बंधी हुई रहती है। तो हमें सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, छोटे छोटे वनस्पतियों का पौधा लगाएं, जिससे क्या हो, मिट्टी उसी स्थान पर बनी रहे, वर्षा, पानी, तूफान आने पर भी वह उसका भूमि का कटाव न हो। अब आते हैं हम जीवाश्म ईंधन की तरफ। तो जीवाश्म ईंधन में बच्चों जमीन पर स्थित असंख्य सजीव अरब वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर समा गए,
अर्थात कोई भूकंप आया, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण क्या हो गया, जो असंख्य जो सजीव पृथ्वी पर रहते थे वह उसके अंदर क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर समा गए। इन्हीं सजीवों के मृत अवशेषों, अर्थात ये जो सजीव अंदर चले गए, उनके अवशेषों के अपघटन से पृथ्वी अर्थात सड़ने से पृथ्वी के अंदर जीवाश्म ईंधन निर्मित हुए। जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। इसे जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जीवों का अंश पाया जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। भूगर्भ के खनिज तेलों से ही हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये जो आप पेट्रोल, डीजल और सब देख रहे हो, मिट्टी का तेल, वो जीवाश्म ईंधन ही होता है। यह जमीन की खुदाई करने के बाद ही हमें प्राप्त होता है। केरोसिन जिसे हम बोलते हैं, आदि ईंधन तथा पैराफिन वैक्स अर्थात जिसे मोम के रूप में जाना जाता है, अलकतरा जिसे हम कोल तार कहते हैं, मोम जैसे उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। तो समझ लीजिए कि जमीन से भूगर्भ के अंदर से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन वैक्स और मोम जैसे, अलकतरा जैसे पदार्थ मिल रहे हैं। इसमें ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब हम आते हैं भारतीय जलवायु विज्ञान संस्थान की तरफ। तो भारतीय जलवायु विज्ञान संस्थान में अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु का अध्ययन करने के लिए 1875 में इस संस्थान को स्थापित किया गया। जलवायु निरीक्षण करके जलवायु के विषय में अनुमानित भविष्यवाणी करने का मुख्य कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जलवायु संबंधी कुछ भी खोज करना है, बार बार वह करते रहते हैं। वर्षा का अनुमान करना, वैश्विक विश्व का तापमान में वृद्धि संबंधी निरीक्षण करना आदि कार्य संस्थान में किए जाते हैं। अर्थात जलवायु से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह इसी भारतीय जलवायु विज्ञान संस्थान में किए जाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि इस वीडियो में हमने ज़मीन पढ़ा, लेकिन ये पूरा पाठ आज समाप्त हो रहा है। तो इसके पहले वाले जो 2 वीडियो हैं, इन तीनों वीडियो में हमने क्या सीखा वह ध्यान देते हैं। इसमें हमने देखा कि सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा प्रकृति से प्राप्त होने वाले घटकों को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हवा, पानी तथा जमीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जमीन और मिट्टी एक ही नहीं है, इनमें अंतर। मैंने कहा पहले कि जमीन के अंदर मिट्टी पैदा होती है, इसीलिए इन दोनों में क्या है, अंतर पाया जाता है। मृदा में जैविक तथा अजैविक घटक आते हैं। जैविक जीव सजीवों से अर्थात जीवित चीज़ों से संबंध रखते हैं, अजैविक घटक इससे नहीं, जिसमें अजैविक घटक में आप मिट्टी, हवा, पानी इसका समावेश होता है। तो यहाँ पर देखिए, हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, निष्क्रिय गैसें, जलवाष्प तथा धूल कण जैसे अन्य घटक पाए जाते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखें कि ओजोन की परत पृथ्वी का संरक्षक कवच है, इसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। और प्राकृतिक संसाधनों का सावधानीपूर्वक तथा अच्छे से हमें मितव्ययितापूर्वक से उपयोग करना चाहिए, अर्थात बहुत कंजूसी से इसका उपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने हवा, जमीन, पानी, इन तीनों चीज़ों से हमें यह हमारी तीनों चीज़ें प्राकृतिक संसाधन है, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसका उपयोग हमें अच्छे से और अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो बच्चों, हमने आज ज़मीन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली और सभी जो हमने इस पाठ से क्या सीखा वो भी जान गए। अब हम ये तीनों वीडियो जो है आप उसको अच्छी तरीके से देखिए और आज के वीडियो को भी और अच्छी तरीके से देखकर इसे समझिए। और इसके साथ मैं इस वीडियो के भेजने पर मैं आप इसके साथ स्वाध्याय भी आप लोगों को भेज दूँगी और उस स्वाध्याय को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखकर शुक्रवार को आप सभी लोगों को ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।